सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू और आज हम लोग करने वाले हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड ऋग वैदिक पीरियड विच इज़ फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ आर एस शर्मा. So let's see original home identity, and it's difficult to say that all the earliest Aryans belong to the one race, but their culture was more or less of the same type. They were distinguished by their common language. वो अपनी common language के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते थे. So here we can see Rigvedic period Aryans, and they spoke the Indo-European languages which are current in changed forms all over Europe. They spoke which language? Indo-European language changed in all Europe, Iran, and the greater part of the Indian subcontinent, विच आर करंट इन मतलब करंट कहाँ पे इन चेंज्ड फॉर्म्स में यूज हो रही हैं ऑल ओवर यूरोप में, ईरान में एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट में. एंड ओरिजिनली द आर्यंस सीम्स टू हैव लिव्ड समवेयर इन द स्टेप्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउदर्न रसिया टू सेंट्रल एशिया. तो ओरिजिनली जो आर्यंस का मतलब ऐसे लगता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ऐसे साउदर्न रसिया से सेंट्रल एशिया के एरिया से शायद इनका ओरिजिनेशन है. एंड दियर अर्लीस्ट लाइफ सीम्स टू हैव बीन मेनली पोस्टोरल एग्रीकल्चर बीइंग ए सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. उनकी अर्लीस्ट जो लाइफ है वो मेनली कैसी पोस्टोरल एग्रीकल्चरल एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस थे. एंड ऑल्दो द आर्यंस यूज्ड several animals, the horse played the most significant role in their life. देखिए अभी जो हमारी जो पिछली हमने पढ़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हॉर्स के रोल्स नहीं मिले थे, मतलब उसका प्रूफ नहीं मिला था, एक आध को छोड़ के सुतकोदा में मिला था. जबकि इन दिस आर्यन कल्चर horse was playing a very important role, significant role. So its swiftness enabled them and some elite people to make successful inroads on west. And some elite people जो थे वो make करते थे successful inroads on west and Asia from 2000 BC onwards. and एशिया से ये 2000 BC से मतलब पाए जा रहे हैं. ऑन दियर वे टू इंडिया टू आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन सेंट्रल एशिया. आर्यंस कहाँ पे पहली बार अपीयर हुए? सेंट्रल एशिया में. एंड देन ईरान. ऐसा मतलब ये थियरी है, माना जाता है कि सेंट्रल एशिया फिर ईरान, वेयर द इंडो ईरानियन लिव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. वी नो अबाउट द आर्यंस इन लिव्ड फ्रॉम ऋग्वेद. द टर्म आर्य occurs 36 times in this टेक्स्ट. जो टर्म है आर्य इस टेक्स्ट में 36 टाइम्स है. ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में 36 बार है आपका आर्य टर्म. एंड जनरली इंडिकेट्स ए कल्चर कम्युनिटी. ये क्या इंडिकेट करता है? कल्चरल कम्युनिटी को. एंड ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. ऋग्वेद क्या है? अर्लीस्ट टेक्स्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का. एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर टू अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण. ये क्या है? ये कलेक्शन है एक तरीके का प्रेयर्स का जो कि ऑफर किया जाता है टू द अग्नि, इंद्र, मित्र एंड वरुण एंड अदर गॉड्स बाय वेरियस फैमिलीज ऑफ पोएट्स ऑफ सेजेस. तो इसमें आपको ऋग्वेद में अर्लीस्ट टेक्स्ट हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है. ये कलेक्शन है प्रेयर्स का, और जो कि अग्नि को, इंद्र को, मित्र को और वरुण को प्रे की गया है. इसके अलावा कुछ और भी गॉड्स हैं वेरियस फैमिलीज से, जो फैमिलीज ऑफ पोएट्स एंड सेजेस से हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स. ऋग्वेद में क्या है? आपके 10 मंडल्स हैं और बुक्स ऑफ विच 10 मंडल्स या बुक्स हैं जिसकी बुक विच बुक 2nd to 7th
फॉर्म्स इट्स अर्लीस्ट पोर्सन, सेकेंड से सेवन्थ इसका अर्लीस्ट पोर्सन है, एंड बुक्स फर्स्ट एंड टेंथ सीम्स टू हैव बीन द लेटेस्ट एडिशन, जो कि लेटेस्ट एडिशन लगता है। एंड ऋग्वेद हैज़ मेनी थिंग्स इन कॉमन विद अवेस्ता विच इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन ईरानियन लैंग्वेज। तो ऋग्वेद में काफ़ी चीज़ें कॉमन है अवेस्ता के साथ, जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ईरानियन लैंग्वेज का। सो द टू टेक्स्ट यूज द सेम नेम्स फॉर सेवरल गॉड्स एंड इवन फॉर सोशल क्लासेस ऑल्सो, but the earliest specimen of Indo-European language is found in an inscription of about 2200 BC from Iraq. Later, such specimens occurs in Hittite inscriptions in Anatolia, Turkey from the 19th to 17th centuries BC। ये मतलब इसलिए बता रहे हैं कि ऋग्वेद की चीज़ें जो अवेस्ता है, जो कि ईरानियन ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, उससे मिल रही है। इसका मतलब है कि इन सब से देख के आइडिया लगाते हैं कि ये आर्यंस कहाँ से होंगे, या तो ये सेंट्रल एशियन रीजन से या फिर ईरानियन रीजन से हैं। तो ये इन सब के हिसाब से है। इसके अलावा टू टेक्स्ट यूज द सेम नेम्स ऑफ गॉड्स जो यूज हुए हैं, एंड इवन सोशल क्लासेस, और स्पेसिमेन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के मिले हैं इंस्क्रिप्शन में, जो कि 2200 BC के हैं, पहले के हैं, जो कि इराक में पाए गए हैं। सच स्पेसिमेन कुछ मिले हैं हिट्टी इंस्क्रिप्शंस के इन एनाटोलिया यानी कि तुर्की में, जो कि 19 to 17 सेंचुरी BC के हैं। एंड आर्यन नेम्स अपीयर इन कसीट इंस्क्रिप्शन। आर्यन जो नेम है वो कहाँ पे अपीयर होता है, कसीट इंस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट 1600 BC। 1600 BC के अराउंड कसीट इंस्क्रिप्शंस में आर्यन नेम अपीयर होता है फ्रॉम इराक से। एंड इन मितानी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द 14th century BC फ्रॉम द आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया। एंड 14th century में ये आपका कहाँ पे अपीयर हो रहा है, इन इंडिया में। एंड 1600 BC में ये अपीयर हो रहा है इराक से। तो इन एरिया से इसका ओरिजिनेट्स माना जाता है। मितानी इंस्क्रिप्शंस जो कि 14th century BC में मिले हैं, ये कहाँ, इंडिया में मिले हैं। सो दिस इज़ मितानी inscriptions. And the earliest Aryans lived in the geographical area covered by eastern Afghanistan, northwest frontier province, Punjab, fringes of western Uttar Pradesh. So earliest Aryans कहाँ पे रहते थे by geographically? So eastern Afghanistan, northwest frontier province, Punjab, fringes of western Uttar Pradesh, and some rivers of Afghanistan such as the Kubha river and river Indus and its 5 branches are mentioned in ऋग्वेदास। इसकी 5 ब्रांचेस इंडस की ऋग्वेद में मेंशन की गई हैं। सिंधु आइडेंटिकल विद द इंडस इज द रिवर पार एक्सीलेंस ऑफ द आर्यंस एंड इट इज रिपीटेडली मेंशन। And another river Saraswati is called Naditama, the best of the rivers in the Rigved। सरस्वती को बेस्ट ऑफ द रिवर माना गया ऋग्वेद में। होल रीजन इन विच आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 7 रिवर्स। लैंड ऑफ 7 रिवर्स में आर्यंस सेटल्ड हुए थे। सरस्वती को नदीतमा भी बोलते थे ऋग्वेद में, ठीक है। एंड ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स देख लेते हैं। वी हियर ऑफ मैनी डिफीट्स इन्फ्लिक्टेड बाय इंद्रा ऑन द एनिमीज ऑफ द आर्यंस, inflicted by Indra on the enemies of the Aryans। and the ऋग्वेद इंद्र इज कॉल्ड पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर बोला गया, विच मीन्स दैट ही वॉज द ब्रेकर ऑफ फोर्स। इंद्र वॉज द ब्रेकर ऑफ फोर्स। एंड आर्यन सक्सीडेड एवरीवेयर बिकॉज दे possessed
चैरियट्स, उनके पास रथ होते थे, ड्राइवन बाय हॉर्सेस, हॉर्सेस के द्वारा ड्राइवन होते थे, एंड इंट्रोड्यूस्ड देम फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू वेस्ट एशिया, और जो कि फर्स्ट टाइम वेस्ट एशिया में देखे जा रहे थे एंड इंडिया में। इससे पहले हॉर्सेस यहाँ पे नहीं थे। एंड द आर्यन सोल्जर्स वर प्रोबेबली इक्विप्ड ऑल्सो विथ कोट्स ऑफ मेल वेमन के कोट्स से इक्विप्ड थे एंड बेटर आर्म्स थे इनके पास, इसलिए शायद ये हर जगह जीत जा रहे थे। ठीक है, सो द आर्यंस विथ चैरियट्स, हियर यू गाइस कैन सी। And according to tradition, the Aryans were divided into 5 tribes. आर्यंस 5 तरीके के ट्राइब्स में डिवाइडेड थे। कौन कौन सी? पंचजना, बट 5 ट्राइब्स को पंचजना बोलते थे, बट देयर माइट हैव बीन अदर ट्राइब्स ऑल्सो। एंड भारताज एंड द त्रित्सु वर द रूलिंग आर्यन। भारत and Tritsu were ruling Aryan clans. They were supported by priest वशिष्ठा, जो कि सपोर्ट किए जा रहे थे बाय द प्रीस्ट वशिष्ठा। एंड कंट्री भारतवर्ष, जो कंट्री भारतवर्ष वॉज इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर ट्राइब भारत। ये भारतवर्ष का नाम किससे पड़ा? आफ्टर द ट्राइब भारत के नाम से। एंड विच अपीयर्स फर्स्ट इन ऋग्वेद, जो कि फर्स्ट ऋग्वेद में अपीयर हुए। एंड भारत रूलिंग क्लैन वॉज अपोज्ड बाय ए होस्ट ऑफ 10 चीफ्स। भारत रूलिंग क्लैन जो था वो अपोज किया जाता बाय ए होस्ट ऑफ 10 चीफ्स, 5 ऑफ होम वर हेड्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स, 5 ऑफ जिसके आर्यन ट्राइब्स के हेड थे। एंड द रिमेनिंग 5 ऑफ नॉन आर्यन पीपल, रिमेनिंग 5 नॉन आर्यन पीपल थे। एंड द बैटल दैट वॉज फॉट बिटवीन द भारताज ऑन द वन हैंड एंड द होस्ट ऑफ 10 चीफ्स ऑन द अदर इज नोन एज द बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो एक बैटल हुई जो कि लड़ी गई भारताज की तरह, वन हैंड पे भारताज था एंड द होस्ट ऑफ 10 चीफ्स ऑन द अदर साइड पे थे, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी धरांजन्य द बैटल ऑफ 10 किंग्स। दसराजन्य मतलब 10 राजन्य एंड द बैटल ऑफ 10 किंग्स इज दिस। एंड दिस बैटल वॉज फॉट ऑन द रिवर परुसनी रिवर पे ये बैटल हुई। एंड आइडेंटिकल विद द रिवर रावी को परुसनी बोलते थे उस टाइम। एंड इट गेव विक्ट्री टू सूदास को दिया एंड एस्टेब्लिश्ड सुप्रीमेसी ऑफ द भारतास। इसमें सुप्रीमेसी किसकी हुई? भारतास की हुई। एंड ऑफ द डिफीटेड ट्राइब्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज दैट ऑफ द पुरुष, और जो हारा वो कौन सा? वो राजा, वो किंग पुरुष था। एंड सब्सिक्वेंटली द भारतास ज्वाइंड हैंड्स विद द पुरुष के साथ में भारत ने हैंड्स ज्वाइन कर लिए, मतलब हाथ मिला लिया। एंड फॉर्म्ड ए न्यू रूलिंग ट्राइब कॉल्ड द कुरूज, और फिर एक न्यू रूलिंग ट्राइब बनाई जिसको कहेंगे कुरूज। एंड द कुरूज कंबाइंड विद द पंचालास, कुरूज ने कंबाइन किया विद द पंचालास। दे टुगेदर एस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन अपर गंगेटिक बेसन। फिर इन लोगों ने कुरूज एंड पंचाल्स ने मिलके अपर गंगेटिक बेसन में रूल किया। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लेटर वैदिक टाइम। फिर कुरूज का एंड पांचाल्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल हुआ इन द अपर गंगेटिक बेसन में एंड वैदिक पीरियड में भी। एंड मटीरियल लाइफ कैसी थी? सो ऋग्वैदिक पीपल पजेस्ड बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ऋग्वैदिक पीपल्स के पास एग्रीकल्चर का अच्छा नॉलेज था। Plowshare is mentioned in the earliest part of the Rigveda, though some consider it an interpolation, and possibly this plowshare was made of wood.
and they were acquainted with the sowing and harvesting and threshing and knew about different seasons. ये जानते थे सोविंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड डिफरेंट सीजन्स के बारे में. इन स्पाइट ऑफ ऑल In spite of all this, there are so many preferences to the cow and bull in the Rigveda that Rigvedarians can be called predominantly a pastoral people. ये किस तरीके pastoral का मतलब होता है चरवाहा टाइप के लोग थे. And most of their wars were fought for the sake of cows. काउस को काफ़ी मानते थे, काउस के लिए इन्होंने लड़ाई की. एंड द टर्म्स फॉर वॉर्स इन द ऋग्वेद इज गविस्थी. गविस्थी टर्म यूज होता था. गविस्थी का मतलब सर्च फॉर काउज. एंड द काउ सीम्स टू हैव बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ उस टाइम की. एंड द ऋग्वेद मेंशन्ड सच आर्टिसंस एज कारपेंटर एंड चैरियट मेकर. ऋग्वेद मेंशन करती है ऐसे आर्टिसन के बारे में भी, कारपेंटर, चैरियट मेकर, वेवर एंड लेदर वर्कर एंड पॉटर ऑल्सो. ठीक है. एंड ऋग्वैदिक इकोनॉमी पेस्टोरल इकोनॉमी थी मोस्टली. अब ऑल अराउंड द गऊ, गऊ मीन्स गाय, काउ. एंड रिच पीपल गोमत, जो रिच पीपल थे वो गोमत थे. फूड ग्रेन्स गोधूम. वॉर्स गविस्थी, वॉर्स गविस्थी कहलाती थी. डॉटर दुहित्री एंड गुएस्ट, जो गेस्ट होते थे वो आपके गोगना, गोगना एंड टाइम गोधूली. तो इससे पता चलता इतने सारी चीज़ों में इन्होंने गाय से रिलेटेड वर्ड रखे हैं, काऊ से रिलेटेड. तो ये लोग काऊ को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. टर्म्स यूज्ड बाय ऋग्वैदिक आर्यंस. ठीक है. ऑल अराउंड मतलब गऊ. एंड दिस इंडिकेट्स दैट दे प्रैक्टिस्ड ऑल दीज क्राफ्ट्स. एंड टर्म आर्याज यूज्ड फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज shows दैट मेटल वर्किंग वॉज नोन. टर्म आर्याज किसके लिए यूज होता था? सॉरी, आर्याज नहीं, आयाज. आयाज यूज होता था फॉर द कॉपर एंड ब्रॉन्ज के लिए, जो कि शो करता था मेटल वर्किंग को. And but we have no clear evidence of existence of regular trade. The Aryans or the Vedic people were acquainted more with land routes, because of the word samudra mentioned in the Rig Veda mainly denotes a collection of water. We may therefore this is a pre-iron phase of PGW and which coincided with the Rigvedic phase, जो कि coincided with the Rigvedic phase के साथ हुआ था. एंड ट्राइबल पॉलिटी देख लेते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ आर्यंस इन ऋग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी आर्यंस की इन ऋग period worked with the tribal chief in the center because of his successful leadership in war. He was called राजन. जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का आर्यंस का चीफ होता था ऋग्वैदिक पीरियड में, और ट्राइबल चीफ होता था, उसको क्या बोलते थे? राजन बोलते थे. एंड इट सीम्स दैट इन द ऋग्वैदिक पीरियड किंग्स पोस्ट हैड बिकम हेरिडिटरी, फिर हो गई बाद में. एंड we have traces the election of king by the tribal assembly called samiti. समिति होती थी जिसमें इलेक्शन ऑफ किंग होता था. एंड द किंग वॉज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब. उस ट्राइब का प्रोटेक्टर होता था. एंड सेवरल ट्राइबल एंड क्लैन बेस्ड असेंबली सच एज सभा, समिति, विधाता, गना इज मेंशन इन ऋग्वेद. एंड दे एक्सरसाइज्ड डिलिबरेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन. वो क्या करते थे? एक्सरसाइज करते थे, डिलिबरेटिव, मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन. इवन वुमेन अटेंडेड द सभा एंड विधाता इन ऋग्वैदिक टाइम्स. ऋग्वैदिक टाइम्स में वुमेन्स भी अटेंड करती थी सभा एंड विधाता को. एंड वट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंबलीज वर सभा एंड समिति.
सभा और समिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एंड दीज टू वर सो इम्पोर्टेंट दैट चीफ और किंग शोड eagerness to win their support. The day-to-day administration and king was assisted by a few functionaries, and most important functionary seems to have been पुरोहित। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज कौन सा? पुरोहित था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपके पुरोहित जी बैठे हैं। एंड सेज वशिष्ठ, सेज वशिष्ठ के बारे में देख लेते हैं हम। सो द टू प्रीस्ट हु प्लेड ए मेजर पार्ट इन द टाइम ऑफ ऋग्वेद was Vasisht and Vishwamitra. Vishwamitra composed of Gayatri mantra to widen the Aryan world. विश्वामित्र ने क्या कंपोज्ड किया था? गायत्री मंत्र को। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी सीम्स टू हैव सेनानी हु यूज्ड स्पीयर्स, एक्सेस, swords, etc. And we don't come across any officer concerned with the collection of taxes. हम लोग नहीं आते हैं विद एनी कंसर्न ऑफिसर कंसर्न जो कि कलेक्शन ऑफ टैक्स करता था। ये मतलब हमें अभी इसके बारे में नहीं पता है। प्रोबेबली द चीफ्स रिसीव्ड फ्रॉम पीपल वॉलेंट्री ऑफरिंग्स कॉल्ड बलि। और जो चीफ्स था, राजा था, वो लोगों से वॉलंटरी ऑफरिंग मांगता था बलि की, एंड प्रेजेंट करता था। स्पॉइल्स ऑफ वॉर्स में वर परहैप्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम वैदिक असेंबलीज में भी। ऋग्वेदा डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। ऋग्वेद में जस्टिस के लिए कोई ऑफिसर नहीं है। स्पाइसेस वर एम्प्लॉयड टू कीप एन आई, स्पाइस एम्प्लॉयड किए गए थे, स्पाइस गुप्तचर, टू कीप एन आई ऑन सच अनसोशल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। द ऑफिसर हु एंजॉयड अथॉरिटी ओवर ए लार्ज लैंड एंड पॉस्चर ग्राउंड इज द व्रजपति। व्रजपति था जो काफ़ी इंजॉय कर रहा था अथॉरिटी। ही लेड हेड्स ऑफ फैमिलीज कॉल्ड कुलापास। कुलापास को या हेड जो था फैमिलीज का उसको लेड करता था। और द हेड्स ऑफ द फाइटिंग हॉर्स को कॉल्ड ग्रेमिनीज ऑफ to the battle. And in beginning the Gramini was just the head of a small tribal fighting unit, but when a unit settled, Gramini became the head of the village. फिर Gramini became the head of the village in course time, and he became identical with the Vrajpati. And the king did not maintain any regular standing army, but in times of wars he mustered a militia whose military functions were performed by different tribal groups called Vrata, Gana, Grama, Sarda. By and large, it was a tribal system of government. किंग्स के पास कोई आर्मी नहीं होती थी, और जब ज़रूरत होती थी तो ये ऐसे ही कलेक्ट कर लेते थे, व्रता, गना, ग्रामा, शारदा नाम से। एंड बाई एंड लार्ज इट वॉज ए ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, जिसमें कि मिलिट्री एलिमेंट स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। एंड ट्राइब एंड फैमिली किंगशिप वॉज द, किंगशिप के बारे में देख लेते हैं। किंगशिप ये रिलेशनशिप होता है जो फैमिलीज में होता है। बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, एंड ए मैन वॉज आइडेंटिकली बाई द क्लैन टू विच ही बिलोंग्ड, एंड पीपल गिव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू द ट्राइब एंड विच वॉज कॉल्ड जन। लोगों की प्राइमरी लॉयल्टी किसके साथ थी? ट्राइब के साथ, जो कि जन कहलाते थे। एंड term jana occurs at about 275 places in the Rigved, and the term jana 275 बार आया ऋग्वेद में। and the term जनपद और टेरिटरी इज नॉट यूज इन इवन वंस। जनपद एक बार भी नहीं यूज हुआ है। द पीपल वर अटैच्ड टू द ट्राइब, एंड सिंस द टेरिटरी और द किंगडम वॉज नॉट येट इस्टेब्लिश्ड, चूँकि जो ट्राइब या फिर टेरिटरी है
या किंगडम है इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म विच स्टैंड्स फॉर द ट्राइब इन ऋग्वेद इज विस। दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म जो था स्टैंड करता था ट्राइब के लिए वो क्या था, ऋग्वेद या विस था। इट इज मेंशन 170 टाइम्स इन द टेक्स्ट। विस word 170 time. I probably the wish was divided into gram or smaller tribal units meant for fighting. When the gramas clashed with one another, it caused some gram, तब इसको संग्राम बोलते थे। And the most numerous word of Vaishya arose out of the wish or the mass of the tribal people. तो जो मोस्ट न्यूमरस वर्ड है वैश्य वो कहाँ से अरोज हुआ, विद द वैश विश के साथ द मास ऑफ ट्राइबल पीपल। एंड द टर्म फॉर फैमिली, फैमिली के लिए जो टर्म यूज होता था कुल इज मेंशन रेयरली इन द ऋग्वेद में नहीं है। इट कंप्राइज्ड नॉट ओनली मदर फादर सन्स स्लेव्स but many more of people also. It seems that family in early Vedic ages was indicated by the term grih, and in which frequently occurs in this text. गृह के नाम से मे भी फैमिली है क्योंकि जो कि वर्ड यूज हुआ है इन दिस। एंड इन अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस वन वर्ड इज यूज्ड फॉर नेफ्यू ग्रांडसन कजन। जो अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उसमें वन वर्ड यूज हो रहा था नेफ्यू ग्रैंडसन कजन के लिए। इट सीम्स दैट सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली लिव्ड अंडर सेम रूफ, सेवरल जनरेशन सेम रूफ में रहती थी बिकॉज इट वॉज पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। बर्थ ऑफ ए सन वॉज डिजायर्ड अगेन एंड अगेन, स्पेशली पीपल प्रेड to the gods of brave sons to fight the wars. And Rigved, no desire is expressed for daughters, though the desire for children and cattle is recurrent them in hymens. In the hymens, children and cattle चाहिए थे। Women could attend assemblies, they could offer sacrifices along with their husbands. We have an instance of 5 women who composed hymns, although the later text mentions 20 such women. And we also notice that the practice of levirate and widow remarriage in the Rigved, हमने इसमें देखा लेवरेट एंड विडो रीमैरिज का भी देखा गया है। देयर आर नो एग्जांपल ऑफ चाइल्ड मैरिज और मैरिजेबल एज और ऋग्वेद सीम्स टू हैव बीन अराउंड 16 to 17। सोशल डिविजन्स थे। ऋग्वेद मेंशन आर्य वर्ण एंड दस वर्ण। द ट्राइबल चीफ्स एंड प्रीस्ट acquired a larger share of booty, and they naturally grew the cost of their kinsmen, which created social inequalities in the tribe. And gradually the tribal society was divided into 3 groups: warriors, priests and people. So on the same patterns as in Iran, जो कि सेम ईरान में भी था। And the 4th division called Sudras so appeared towards the end of Rigvedic period because it's mentioned for the first time in the 10th book of Rigveda, which is latest edition। जो ऋग्वेद का लेटेस्ट एडिशन है 10th बुक, उसमें शूद्रास के बारे में लिखा है। सो वॉरियर्स, प्रीस्ट, पीपल एंड शूद्रास 4 क्लासेस हो गई आपकी। And in the age of Rigved, differentiation based on occupations had started, but startingly occupation की based था, but division was not very sharp. We hear a family in which member says, I am a poet, my father is a physician and my mother is a grinder. So earning livelihood through different means, we live together. And we hear the gifts of cattle, chariots, horses, slaves, etc. So ये सब उतना क्लियर नहीं था कि एंड वी हियर ए फैमिली मेम्बर विच इज ए मेम्बर से ऐसा हम सुन सकते थे।
An unequal distribution of spoils of war and created social inequalities, and this helped the rise of princes and priests at the cost of common tribal people. But since the economy was mainly pastoral and not food producing, so the scope for collecting regular tribes from people was very limited. We don't find gifts of land, and even those of cereals are rare. So we find domestic slaves but not the wage earners. The tribal elements in society were stronger. Social divisions based on the collection of taxes or accumulation of landed property were absent. So जो ट्राइबल एलिमेंट थे सोसाइटी में वो स्ट्रॉन्ग थे. सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस or accumulation of landed properties were absent, and the society was still tribal and largely egalitarian. Society tribal थी and largely egalitarian थी. And Rigvedic gods. So most important divinity of Rigved is Indra was main, who is called Purandar and breaker of horse, and Indra played the role of warlord. इंद्र को वॉरलॉर्ड के तौर पे कहते थे. एंड लीडिंग द आर्यन सोल्जर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट द डेमन्स, एंड 250 हाइमन्स आर डिवोटेड टू हिम. 250 हाइमन्स डिवोटेड किए जाते थे इंद्र को. एंड ही इज कंसीडर टू बी द रेन गॉड एंड थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेनफॉल को कराने के लिए ही वॉज रिस्पॉन्सिबल. And here we can see Indra in the Airavat, and Agni Dev is here. So the second position is held by Agni. Second position was fire god, to whom 200 hymens are devoted, and fire played a significant part in the life of primitive people because its use of burning forest, cooking, etc. And the cult of fire occupied a central place not only in India but also in Iran and Vedic times. Agni acted as a king of intermediary between gods. अग्नि मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ईरान में भी. इसको मानते थे बिटवीन द गॉड एंड वन हैंड एंड द पीपल ऑन द अदर हैंड. एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय वरुण. थर्ड इम्पोर्टेंट पोजीशन किसके द्वारा है? वरुण के द्वारा. होप personified water. Varun was supposed to uphold the natural orders, and whatever happened in the world was thought to be reflection of his desires. So here we can see Varun Dev. And Varun Soma was considered the god of plants, and intoxicating drink is named after him. So the Maruts personify the storm, and we have a large number of gods and who represent the different forces of natural in one form and another, also assign human activities. We also find some female divinities such as Aditi or Usas who have represented our appearance of dawn, but they were not prominent in the time of Rigvedic setup of the period. Of male gods were far more important than the female. So the dominant mode of worshipping the gods was through the recitation of the prayers and offering sacrifices. Prayers played an important part in the Rig Vedic times. प्रेयर्स ने इम्पोर्टेंट वो रोल निभाया इन द ऋग्वैदिक पीरियड्स में. and offered to God in chorus by the members of a whole tribal, and also happened in the case of sacrifices. Agni Indra were invited to partake of sacrifice made by the whole tribe. Jana offering the vegetables, grains, and made to gods.
But in Rigvedic times, the process was not accompanied by any ritual or sacrificial formula. They asked mainly for praja, children, pasu, cattle, food, wealth and health. ये चीज़ें वो मांगते थे गॉड से. सो इट्स डन. It was a summary. So till then, like, share, subscribe, follow for the more.